मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहू और बच्चों को क्या दोष दे जब अपना बेटा ही मुझे कुछ नहीं समझता। कल्पना जी फोन पर अपनी बेटी श्यामा से शिकायत कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था, वह लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं, खुद मजे से ऐश कर रहे हैं और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखा सूखा जैसा भी बनेगा खा लेना। वैसे अम्मा एक बात बताओ कि तुमने गांव वाला घर पिंटू के नाम कर दिया क्या? वह लोग कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? श्यामा कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। यह सब तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तेरा भाई पिंटू उस घर में मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया मुझे क्या मालूम। कल्पना जी तमतमाते हुए बोली। मम्मी जी खाना बन गया है, ले आऊं? बहू अंजलि ने आवाज देकर पूछा। चल बेटा फोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। कल्पना जी ने फोन काट दिया और बहू को आवाज लगाई, खाना ले आओ। खाना देखते ही कल्पना जी का मुंह बन गया। बहू, यह क्या मरीजों वाला खाना खिचड़ी ले आई हो? मुझे नहीं खाना यह, ले जाओ और वह खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गरिष्ठ खाना मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। अंजलि ने खिचड़ी को चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं खाना। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यह सब दिखावा किस लिए? कल्पना जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सभी भी यही खा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं? अंजलि उदास होकर बोली। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों की नजर मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर वह घर नहीं बेचूंगी। कल्पना जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब पिंटू घर आया तो कल्पना जी के पास बैठकर चाय पी रहा था, तो कल्पना जी उसे अंजलि की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, खिचड़ी खिला खिला कर मुझे मारेगी। मम्मी आप क्या बोलती हैं? बोलने से पहले सोच लिया करो। वह ऐसा क्यों करेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से आपका पेट खराब है, इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को उसने वही खिलाया। आपको बस लड़ने के फालतू मुद्दे चाहिए। कितनी बार आपसे कहा कि यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझना ही नहीं है। पिंटू गुस्से से बोला। क्यों ना बताऊं, बेटी है मेरी, मेरे सभी दर्द उसको पता होना चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का। अभी घर मेरे नाम है, इसीलिए उसके लालच में तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो, सब जानती हूँ मैं। वैसे एक बात बता, तुम घर की चाबी मरम्मत के लिए लेकर गए थे, क्या हुआ घर में? मरम्मत कराई या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? कल्पना जी आश्चर्य की दृष्टि से पिंटू को देखते हुए बोली। पिंटू कुछ देर तक कल्पना जी को देखता रहा, फिर उठकर बोला। अम्मा 2 दिन बाद संडे है, आप तैयार हो जाना, अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? कल्पना जी ताने मारते हुए बोली। पिंटू ने निरीह दृष्टि से कल्पना जी की तरफ देखा और फिर बिन कुछ कहे वहां से चला गया। कल्पना जी शुरू से ही बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बना करती थी। पिंटू के पापा ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बना लिया था और रिटायरमेंट के बाद कल्पना के साथ वही रहने लगे। बड़ी बेटी श्यामा और पिंटू की शादी भी उसी घर से की। पिंटू की अपनी नौकरी थी, इसीलिए वह परिवार के साथ शहर में ही बस गया। श्यामा की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई। पापा के मरने के बाद पिंटू कल्पना जी को अपने साथ ले आया,
लेकिन कल्पना जी अंजलि के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती, जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई ही नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी है। पता नहीं कैसे तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। यहाँ सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठे तो उनसे ही अंजलि की बुराई करने लगती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती और भी न जाने क्या क्या, इसीलिए बच्चे भी दादी से दूर ही रहते। अंजलि और पिंटू कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें लगता कि यह सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और कुछ हद तक उनके दिमाग में यह बात उनकी बेटी श्यामा ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद पिंटू कल्पना जी, अंजलि और बच्चों के साथ निकल पड़ा। कल्पना जी थोड़ी डरी और चुप थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिंटू उन्हें पक्के तौर पर वृद्धा आश्रम ही ले जा रहा है। क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि पिंटू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन वह नाकामयाब हो पाई और मजबूरी में कार के अंदर बैठ गई। कार में सोचते सोचते वह सो गई। अचानक कार रुकने से वह चिल्लाकर उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धा आश्रम मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी, आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धा आश्रम में नहीं। अंजलि ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। आंखें खुली तो सचमुच सामने उनका ही घर था। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, कल्पना का आश्रय। उसे देखते ही कल्पना जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक पिंटू ने घर का ताला खोल सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर कल्पना ने देखा कि उनके पुराने घर की कायाकल्प ही बदल गई। उनका घर को लेकर हर वह सपना जो अधूरा रह गया था, सब पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट। किचन में उनका अब मॉडर्न किचन बन गया था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी टाइल्स और बेसन लग चुका था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, यह लो अपने घर की चाबी। मैंने घर का रिनोवेशन कराकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब आप यहाँ आराम से रहिए। पिंटू ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। अम्मा, यह माया, आपकी फुल टाइम मेड, आपके पास रहेगी और आपका ख्याल रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और अंजलि आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, इसीलिए आप यहाँ रहकर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग साथ ना रहे, यही सबके लिए ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ कि सब मुझे और सबसे ज्यादा अंजलि को दोष देंगे कि अपनी माँ को अपने साथ ना रख सके, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है? हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में ढलना ही नहीं चाहती। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अगर आप थोड़ा बदल जाए तो शायद कुछ हालात सुधर जाए। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे। हम आपका नज़रिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोगों की नज़र में आप हमेशा हमारी पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मजबूर कर दिया कि हम आपके रास्ते अलग कर लें। पिंटू ने पैर छुए और माया को सब समझाकर अंजलि के साथ भारी मन से बाहर निकलने लगा तो कल्पना जी ने पिंटू का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, हमें माफ कर दो। मैं अपनी बहू को नहीं समझ पाई। अब मैं अपनी बहू के साथ ही रहना चाहूंगी। फिर अंजलि को गले से लगा लिया और पूरे परिवार एक साथ रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।